स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं अपने एक बढ़िया से चैनल अपने आरटी एकेडमी पे। और आज हम चैप्टर के एंडिंग पे हैं 11th और चैप्टर हमारा चल रहा था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से एंड तक कि हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में जाना था और कैसे हमारी बॉडी ये चीज़ें अंदर सर्कुलेट कर रही थी। तो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैं इम्पोर्टेंस की बात बताऊं तो इस सिस्टम के कारण ही हमारे बॉडी में जो भी यूजफुल थिंग्स हैं वो हमारे टिश्यूज तक पहुंचती हैं, सेल तक पहुंचती हैं, और जो भी हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो भी रिमूव किया जाता है। तो देखिए यहाँ रिमूवल से मतलब आप एक्सक्रीशन पे मत चले जाइएगा। रिमूवल इन द सेंस कि बॉडी में हमारा जो ब्लड और जो हमारा लिम्फ है यही सर्कुलेट करते हैं और सर्कुलेशन के थ्रू ये हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट किए जाते हैं। तो काफी कुछ जाना जब हमने सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। तो मैं जल्दी बता दूं कि कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट थे हमारा। एक फ्लूइड था, बॉडी फ्लूइड्स था, दूसरा हमारा हार्ट था और तीसरा हमारा ब्लड वेसल्स थे, जहां पर हमने सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अब बात कर रहे हैं आज के हम इस लेक्चर में हमारे इस सिस्टम में अगर गड़बड़ी हो जाए तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। यानी आपके बॉडी में अगर सर्कुलेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हो सकता है आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए, या फिर आपके ब्लड कंसंट्रेशन में कुछ कमी या ज्यादा हो जाए, तो यह एक डिसऑर्डर ले लेता है, यानी कि एक तरीके की बीमारी ले लेगा। तो हम वही जानने चल रहे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो चैप्टर वही है हमारा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से होने वाली गड़बड़ियां कौन कौन सी हैं। लेकिन इन सब के पहले और अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। एंड आपको जो भी हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं वो लाइक और शेयर करते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चेस्ट पे हाथ लगाए हुए भाई साहब, और जो ये बताता है कि हमारे चेस्ट के पास, बिकॉज होता क्या है कि हमारा हार्ट इस जगह पे मौजूद है। तो अगर कोई ब्लॉकेज की समस्या आती है तो आपके पहले जगह पे पेन होना चालू हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा सिम्पटम है कि जब भी कभी ऐसी घटना घटती है तो आपको एक पेन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ता है कभी कभी किसी गैस के कारण, या ज़्यादा ब्लड अगर कंसंट्रेट हो गया, गाढ़ा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में। चलिए पहले डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो हाइपरटेंशन, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर अगर है तो बीमारी लेगा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? देखिए हाइपर से मान लीजिए ज्यादा, पहली बात तो हाइपर टर्म दिया गया, इसका मतलब कि ज्यादा। क्लियर? अब क्या ज्यादा है? प्रेशर ऑफ सर्कुलेशन ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब हमारा ब्लड पंप होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स पे एक प्रेशर पड़ता है, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर को हमने ब्लड प्रेशर नाम दिया। अगर आप समझे तो आपका जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड प्रेशर से आपके ब्लड वेसल्स में पड़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर से ब्लड वेसल्स पे पड़ेगा तब एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर का नाम दिया जाता है। चलिए तो यहाँ ब्लड प्रेशर तो हो गया। अगर नॉर्मल जो बीपी होता है 120/80 mmHg होता है, ये 120/80 है क्या? देखिए 120 ये सिस्टोलिक प्रेशर है। क्या है? सिस्टोलिक। और 80 जो mm होता है जी, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। बेसिकली ये जो प्रेशर है ये वेंट्रिकल के लिए लिया जा रहा है। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड बाहर पंप करता है, या ब्लड वेसल्स पे पंप लगेगा प्रेशर। तो वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पे जो ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल कंडीशन में 120 होना चाहिए, 120 mmHg होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पे। एंड डायस्टोलिक क्या है? जब वो रिलैक्स कर रहा है, जब वो रिलैक्स कर रहा है तो जो प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन पे जब आपका बीपी चेक किया जाएगा तो 120/80 होगा,
ठीक। और अगर आप देखिए कितनी सारी बीमारियां मैंने यहाँ करी है, प्री हाइपरटेंशन, देन हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन स्टेज 2 और हाइपरटेंशन क्राइसिस एंड स्ट्रोक, ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाएंगे। तो नॉर्मल में 120/80, प्री हाइपरटेंशन जब चालू हुआ तो 120 से ये 139 तक पहुंच जाएगा और इधर 80 से 89 तक पहुंच जाएगा। 80 से 89 तक पहुंच गया। और हाइपर टेंशन स्टेज जब फर्स्ट आएगी तो ये पहुंच जाता है 140, जहां 120 था अब वो हो गया 140 और 160 तक पहुंच जाएगा स्टेज पहली स्टेज में। और इधर भी देखिए 80 था तो 90 हो गया, यानी बढ़ रहा है प्रेशर। स्टेज सेकंड पे जाएंगे तो जो भी 140 था ये 200 पहुंचने वाला हो जाएगा, 200 पहुंच जाएगा। और जो हमारा 80 हुआ करता था तो वो 100 हो जाएगा। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब और हो जाएगा तो बहुत जाएगा हाइपर टेंसिव क्राइसिस एंड देन 220 के ऊपर चला गया तो हो जाएगा स्ट्रोक। क्लियर। तो ये याद रखना है कि हाइपरटेंशन डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर की डिसीज है। 120/80 mmHg नॉर्मल होता है। बाकी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 20 के ऊपर जाता जाएगा आप में हाइपरटेंशन की अलग अलग स्टेजें चालू होती जाएंगी। When the blood pressure is higher than normal BP, अब ये डिफिनेशन है हाइपरटेंशन की कि when the blood pressure is higher than normal BP, it is called hypertension। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा नॉर्मल बीपी से तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन। देखिए हाइपर का बायो मतलब ही होता है ज्यादा। If an individual repeatedly has the BP of 140/90 or above, it shows hypertension। 140 और इधर 90 ऊपर चला गया तो आप ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। It leads to the heart disease and affect vital organs। अब जब प्रेशर इतना ज्यादा, आप प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहे हैं तो घटना क्या घटेगी, इतने प्रेशर से अगर ब्लड पंप किया जाए किडनी की छोटी मोटी नसें या ब्रेन की जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स से रप्चर हो जाएंगी तो स्ट्रोक आने का खतरा हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स रप्चर, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है हाइपरटेंशन में। तो ये चीज से हमें बचना है। हाइपरटेंशन का बीपी 120/80 होना चाहिए। और भी अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि हाइपरटेंशन क्या है तो when the blood pressure is higher than normal BP it is called hypertension। और इधर 150/90 दिया गया है। हाइपरटेंशन में और चलेंगे। When the blood pressure is higher than normal it is hypertension। Then if an individual repeatedly has BP of 140/80 it shows hypertension। It leads to the heart disease and affect the vital brain organs। देखिए अब सबसे बड़ी चीज तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे फूड है जो हमें अवॉइड करना चाहिए और 10 नेचुरल फूड जो हमें ब्लड को प्रेशर को लो करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सॉल्ट बहुत ज्यादा खाना बीपी को न्योता देना है बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ हम कुछ हमारे बेवरेजेस हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, इनसे बचना चाहिए। और अगर हम बात करें नेचुरल फूड्स की तो हमारे पास देखिए पनीर है, वाटरमेलन है, बनाना है, पोटैटो है ना, चेरीज हैं, ये सारी चीजें, मिल्क है और ग्रीन वेजिटेबल्स जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है बढ़िया आपको लोअर बीपी करने में। नेक्स्ट आती है डिसीज कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। अब ये कॉमन डिसीज दी गई है कोरोनरी आर्टरी, मतलब कि आपके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने के लिए जो आर्टरी है उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो आपके दिल तक में कोई दिक्कत आ जाएगी। यार सिंपल सी बात है, अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है, हार्ट को ब्लड सप्लाई अगर करना है तो हार्ट के ब्लड वेसल्स को हेल्दी होना चाहिए। अगर सोचिए वो हेल्दी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, अगर वो हेल्दी नहीं हुई तो आपके ब्लड को ऑक्सीजन, आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा। और जब आपके हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तब तो बवाल हो जाएगा। आपके दिल में आपकी बॉडी को ब्लड पंप करने की जिम्मेदारी दी गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है। अब अगर हार्ट में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा तो भाई मेरे हार्ट कैसे काम करेगा, हमारी मोटर बेकार हो जाएगी। और अगर मोटर बेकार हो गई तो आपके बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो भी बेकार। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो वही डिसीज है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो देखिए ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है जो आपके ब्लड, आपके हार्ट में ब्लड को लेके जाती है। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ प्लेग बन गया है, PLAQUE,
PLAQUE, जैसे हमारे टीथ में प्लग बन जाते हैं ऐसे यहाँ प्लग बना। ये प्लग है क्या? ये प्लग आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल घटिया टाइप के ऑयल से या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने से, स्मोकिंग से क्रिएट होता है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल की लेयर बन जाती है, तो आप देखिए अभी ये हेल्दी ब्लड वेसल है, ये वाली हेल्दी ब्लड वेसल्स है, ये हेल्दी है। जबकि यह देखिए, अब देखिए ये आपका तो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अब ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है। तो देखिए आपने आधा पार्ट हमारा ब्लॉकेज हो गया, इसी ब्लॉकेज कर दिया, ये ब्लॉकेज हुआ येलो कलर से। यानी जिस फ्लो से ब्लड भी जा रहा था, भाई पूरा था बना, अच्छा खासा ब्लड जा रहा था, अभी में 50% में ब्लॉकेज हो गई है। अब तो 50% में ब्लॉकेज हो गई है, 50% प्योर ओपन है, केवल किसी से ब्लड निकल रहा है, केवल किसी से ब्लड निकल रहा है। तो अब एक इनसफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पहुंच रहा है हमारे हार्ट के पास। सिंपल सी बात है, आपको अगर डेली 8 ग्लास वाटर पीना जरूरी है, अब आपके पास सिर्फ केवल 4 ग्लास वाटर पहुंच रहा है, तो यार अफेक्टेड हो गया आपकी लाइफ स्टाइल। सेम ऐसे जो ब्लड का फ्लो जाना चाहिए वो ब्लड का फ्लो कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि प्लग बन गया है। प्लग बना किससे है? तो बैड कोलेस्ट्रॉल से प्लग बन गया है, जिस कारण आपकी ब्लॉकेज हो रही है नसों में। हेयर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू आर डिपॉजिटेड इन द कोरोनरी आर्टरी। कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, फैट का डिपोजिशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल तो हो ही गया, एंड फाइब्रस टिश्यू का। फाइब्रस टिश्यू का तो रेशेदार टिश्यू होते हैं, तो ये भी टिश्यू अगर आगे फंसने लगे तो ये भी ब्लॉकेज कर देते हैं। इट मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोवर। देख रहे हैं ल्यूमेन की जो आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो नैरोवर हो गई है, एंड देयर बाय अफेक्ट द ब्लड सप्लाई, जिससे क्या हो गया? ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हो गया। इसी को बोल रहे हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। याद रखिए नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन याद कर लीजिएगा, अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए। थर्ड में आता है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। पहली डिसीज आपने देखी हाइपरटेंशन, सेकेंड डिसीज देखी आपने कौन सी? अथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, एंड थर्ड आप देख रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस। भाई साहब काफी दर्द में लग रहे हैं, काफी गहरा दर्द इनको हुआ है, लग रहा है। चलिए देखते हैं कि दिक्कत क्या है दर्द की। तो एन एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी टू हार्ट मसल्स। अब अगर आप देखें, अभी पीछे आपने एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा था कि ल्यूमन नैरोवर हो गया था, यानी गड़बड़ी ल्यूमन से पैदा हुई, ल्यूमन नैरोवर हो गया, झेलना पड़ा हमारे बेचारे हार्ट को। अब कह रहा है इसी जगह नैरोवर ल्यूमन हो जाएगा तो यार आपके हार्ट को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो किसी कारण से, जरूरी नहीं है कि वो केवल एथेरोस्क्लेरोसिस हो, किसी भी कारण से ऑक्सीजन की जब डिफिशियंसी हो जाती है हमारे हार्ट की मसल्स में, पता है कि आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा CO2 है, और आपको केवल प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, तो आपके हार्ट के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा है। क्योंकि देखिए जब आप वर्किंग करते हैं तो अच्छी खासी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। अभी जब आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी खासी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पा रहे हैं। अब जब ले नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हार्ट को कैसे मिलेगी? तो हार्ट के पास जब एक्यूट डिफिशियंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, ऐसे कंडीशन में एक्यूट चेस्ट पेन होता है। इट occurs due to the improper blood flow. इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो है, इम्प्रॉपर तो होगा ही, क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर जब ब्लड फ्लो होगा तभी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। इट इज कॉमन अमंग मिडिल एज्ड एंड एल्डरली। ये कॉमन है। एक्यूट चेस्ट पेन बोल रहा है, इसीलिए क्रोनिक नहीं बोल रहा है, एक्यूट चेस्ट पेन। थोड़ी देर पेन रहेगा, उसके बाद आप हाँ ठीक हो गया, और कुछ देर तक आपको भारीपन लगेगा, चेस्ट पेन भारीपन लग रहा है। तो ये जो एक्यूट चेस्ट पेन है ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन हमारी डिसीज बन जाती है एंजाइना पेक्टोरिस। आगे बढ़ते हैं हम नई बीमारी के साथ। अगली बीमारी आती है हार्ट फेलियर। बार बार बोलता हूँ, बीमारियों के नाम को बोलते रहिए अपने मन में भी। पहली बीमारी हाइपरटेंशन, सेकंड अथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड एंजाइना पेक्टोरिस, एंड द फोर्थ इज हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर।
क्या होता है हार्ट फेलियर। देखिए एक चीज समझिएगा, मैं कुछ डिफरेंस बताऊंगा आपको कि अटैक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, तीन चीजें कैसे अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट फेलियर से। It is the inability of heart to pump blood enough to meet the needs of the body. अब यहाँ पर हार्ट की कुछ गड़बड़ी हो गई। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम, याद है आपको? स्ट्रोक वॉल्यूम एक चीज हमने पढ़ी थी, स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम आपने क्या पढ़ा था कि जो वॉल्यूम हमारा ऑरिकल पंप कर रहा है, जो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, जो भी हमारा ब्लड पंप कर रहा है, ओके, तो वो तो हमारा क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था हमारा, देखें तो 70 से 75 ml। 70 से 75 ml जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, तो जो एक बार सिस्टोलेशन में जो पंप हो रहा है उसको। अब कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड फेंका जा रहा है। तो एक मिनट में आपका लगभग देखेंगे तो 6 लीटर, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 लीटर ब्लड आपका पंप किया जाता है। यानी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे पर मिनट 6 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है। इट इज द इनेबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप। अब जो हार्ट हमारा हिसाब से पंप हो रहा था उसकी पंपिंग कम हो गई है। ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, जितना ब्लड मिलना चाहिए था 6 लीटर के आसपास ब्लड उसे हर मिनट पंप करना है रेशियो में, अब वो ब्लड 6 से जगह 3 ही पहुंचना, 4 लीटर पंप कर पा रहा है। यानी इसकी एफिशिएंसी वर्क की कम हो गई। अभी जब वर्क की एफिशिएंसी कम हो गई तो कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन सिम्टम्स। कंजेशन ऑफ द लंग्स द मेन सिम्टम। लंग्स का कंजेशन होना, हार्ट के पास जगह कम हो जाती है, तो ये एक मेन सिम्टम है जिस कारण आपको भी यहाँ पर देखिए हल्के फुल्के कैरेक्टर सेम मिलेंगे, चेस्ट पेन होगा, ये सब होगा, कॉमन सी बात है क्योंकि हार्ट का मामला है तो ये सब पेन सब में कॉमन है कुछ। तो यहाँ पर यही होता है हमारा क्या, हार्ट फेलियर हो गया, कंजेशन ऑफ द लंग्स है, लंग्स का ज्यादा कंजेशन हो जाना, ये मेन सिम्टम है हमारे इस डिसीज के लिए। अब आती बात कार्डियक अरेस्ट की। अब आप लोगों ने अभी तक केवल जो बचपन से पढ़ाया गया, अरे भाई उसका हार्ट अटैक पड़ गया। अब देखिए अटैक क्या चीज है और अभी कार्डियक अरेस्ट पे लेके चलूंगा और बताऊंगा वो क्या चीज। सबसे पहले देखते हैं कार्डियक अरेस्ट होता क्या है। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, इरेगुलर हार्टबीट। हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम। देखो प्लम्बिंग यानी हार्ट अटैक का मतलब क्या था, जब ब्लॉकेज हो रहा था आर्टरीज में, जब ब्लॉकेज हुआ तो उस कारण जो आप देख रहे हैं क्या ब्लॉकेज है, लिखा भी है ब्लॉक्ड आर्टरी। ब्लॉक्ड आर्टरी, तो ब्लॉक्ड आर्टरी के कारण जो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आप उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। जबकि आपके हार्ट में एक चीज हुआ करती थी, मैं इसको फिर रिवाइज कराना पड़ेगा मेरे को, चलो ब्लू से कर देता हूँ। आप देख रहे हैं एक नोड, ये इससे हम कह सकते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजता था एवी नोड के पास, और एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पुरकिंजे फाइबर के थ्रू पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को पंप कर दिया जाता है। अब अगर सोचिए ऐसे नोड यानी साइनो-एट्रियल नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एवी नोड तक सही से ना पहुंचे, जो अभी तक पहुंचाता था कि 70 to 75 या 74 टाइम हार्ट बीट करना है एक मिनट में, जो नॉर्मल कंडीशन में पहुंचाता था ऐसे नोड,
अब कह रहा है कि वो नॉर्मल कंडीशन पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पावर सप्लाई धीमी पड़ गई, कुछ भी कारण हो सकते हैं, न्यूरॉन्स डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो जब इनके न्यूरल सिग्नल्स में कमी आ गई, तो सिंपल सी बात है यार, जब हमारा मेन ट्रांसफार्मर ही गड़बड़ कर रहा है तो घर में बिजली कैसे सिंपल सी आ जाएगी। तो हार्ट के जब ऐसे नोड ही डिस्टर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो हार्ट हमारा इरेगुलर हार्ट बीट कर रहा है, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। तो ऐसे में भी आपको कंटिन्यूशन फील होगी, पसीना आएगा, ये हार्ट में कैसे पेन हो रहा है भयंकर तरीके का। तो ये जो दर्द हो रहा है ये आपका है क्या, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, कंट्रोल में रहेगी वो, इसी में आप मर भी सकते। अटैक क्या है, इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम है ब्लॉकेज के कारण, तो अच्छा खाएं, ब्लॉकेज से बचे रहें, क्लियर। तो ब्लॉकेज बहुत जगह दिक्कत करता है, तो हेयर हार्ट स्टॉप बीटिंग। अब कार्डियक अरेस्ट जब हो जाती है, इरेगुलर चलेगा नहीं, तो उसके बाद हमारा हार्ट स्वाहा। तो इस चीज को तो सही किया जा सकता है, यानी कि आपके हार्ट अटैक को क्योर किया जा सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट को नहीं। इलेक्ट्रिक इंपल्स ही खत्म हो गया, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स दे रहा था, खत्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलना बंद गया, तो पहले तो हार्ट बीट इरेगुलर चलेगी, नहीं तो अगर गड़बड़ नहीं है तो उसके बाद सीधे कार्डियक अरेस्ट खत्म। और जहां एक बार हार्ट खत्म, जहां स्वाहा, फिर आप उस पे चेस्ट पे प्रेशर देते हैं, लेकिन वो कार्डियक अरेस्ट में जा चुके हैं। कार्डियक अरेस्ट से बचना मुश्किल होता है, जबकि हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक इज अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लॉकेज, प्रॉब्लम ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ फैट इन कोरोनरी आर्टरी। तो उसके कारण जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो अटैक है। क्यों रे, तभी कहते हैं भैया ये पहला अटैक है, यानी ब्लॉकेज है लेकिन थोड़ी बहुत ब्लॉकेज थी, पहला अटैक सही हो गया, दूसरा अटैक सही हो गया, तीसरा, इसके बाद अब नहीं मानना है तो फिर जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो याद रखिएगा अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अटैक, हार्ट अटैक ब्लॉकेज के कारण जनरेट होता है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, यानी कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की बात आती है तो आपके चलती है बात किस पे, न्यूरॉन्स पे, जो भी वहाँ पे एस एन ओ डी होते हैं। तो अभी तक आपने जो बीमारियां पढ़ी, वो बीमारियां सबसे पहली हाइपरटेंशन, सेकंड अथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड क्या था, कंजेशन ऑफ लंग्स, है ना, एंड द फोर्थ इज कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। और अब आते हैं लास्ट में हार्ट अटैक की थ्योरी। इट इज देखिए हार्ट अटैक, पहले आपको आपके हार्ट की देखिए ये लोअर वर्टिकल की मसल्स दिख रही है, ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स क्या है, देखिए डार्क कलर की हो गई है, यानी डैमेज हो गई। अगर ये मसल्स एक्टिव होती तो ये मसल्स आपको ब्राइट रेड कलर की दिखाई पड़ती, लेकिन यहाँ पे मसल्स क्या हो गई हैं, डार्क कलर की हो गई, यानी यहाँ मसल्स डैमेज हो गई। मसल्स डैमेज क्यों हो जाती है, आपके जिस भी मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही है, वहां की मसल्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चलेगी, एंड आफ्टर सम टाइम जो भी आपकी ये मसल्स हैं, ये मसल्स डैमेज हो जाएंगी, तो आपको डार्क कलर की दिखाई पड़ेगी। और ये डार्क कलर की मसल्स जो डैमेज हो रही है, इनके पीछे भी कारण क्या है, तो वही देखिए अभी मैंने अटैक को बताया भी था कि क्या हो गया, ब्लॉकेज है। देखिए कोलेस्ट्रॉल कैसे जमा पड़ा है इन लोगों। अब ये पानी की बॉटल हो तो इसे साफ कर सकते थे, लेकिन बात है आर्टरीज की, बहुत ही थिन होती है आर्टरीज, अपने दिल पे कहाँ जाओगे, कौन सी आर्टरीज है, का ब्लॉकेज हो गया है। तो ये ब्लॉकेज के कारण हमारे जो मसल्स की सेल मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, ये मसल्स डैमेज हो जाती है। और जब हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगी तो आपके हार्ट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका हार्ट हाईली मस्कुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली मस्कुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। और हार्ट हमारे जिस मसल से बना होता है, यानी कि जो मसल्स लगी हुई है, आपको पता है कौन सी मसल होती है यहाँ पर, यहाँ पर होती है कार्डियक मसल्स, ये होती हमारी कार्डियक मसल्स। तो
तो हमारी कार्डियक मसल्स डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कारण तो आप जान ही गए हैं, ब्लॉकेज का कारण है। और इस कारण को सही करने के लिए हम करते भी क्या है कि आप देखते होंगे कहा था बाईपास सर्जरी है। बाईपास सर्जरी में सपोज में इस हमारे, जैसे कि मैं इसको पहले आपको दिखाता हूँ, ये है ये ब्लड वेसल है, मार्क किया हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से पता किया कि इस कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, यहाँ पर क्या है ब्लॉकेज है, हमने पता किया ये ब्लॉकेज दिखा। अब हमें पता है कि इस ब्लॉकेज को रिमूव नहीं किया जाता क्योंकि इतनी थिन तरीके से चिपक जाता है कि उसको रिमूव करना यानी कि इसे पॉइंट डाला और खींच दिया साफ हो गया। तो हमने आपकी बॉडी के कुछ उस ब्लड वेसल्स को लिया जहाँ पे ब्लॉकेज ना हो। जैसे अगर आपके एंकल पे जाए तो एंकल में बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स आर्टरीज पाई जाती हैं। तो जो आपका एंकल होता है, इस एंकल पे यहाँ पर अच्छी खासी पाई जाती है आपकी आर्टरी, थिन होती है। अब हमने दिमाग लगाया क्यों ना इस आर्टरी को जो सही है इसको कट करके हम आर्टरी को यहाँ से यहाँ सेट कर दें। अगर हम एक रास्ता यहाँ से ऐसे बना दें, इसको बोलते हैं बाईपास, इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। तो ये हटा करना, हटाया ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमने इस ब्लड वेसल्स में एक नई ब्लड वेसल्स को लाके जोड़ दिया और इनको पास करते हुए यहाँ पे लाके जोड़ दिया ऐसे। यानी जो ओरिजिनल आपका ब्लड बहेगा वो ब्लड आपका, देखिए मैं ग्रीन शो कर रहा हूँ, ये ब्लड आ रहा है आपका। अभी ब्लड सीधे ना जाकर के ब्लड इधर चला गया और इधर जाकर के ये फिर से मिल गया और हमारे इस मसल्स को ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर देगा। अब ये डैमेज बचाना, डैमेज से होते हुए तो डैमेज तब हो जाएगा जब बिल्कुल पहुंचना ही बंद हो जाएगा। अब हमने कर दिया, अब ब्लड हमारा बहने लगा और हमारा यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए थी अब वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कह रहा है इट इज द सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो हार्ट की जब मसल्स डैमेज हो रही हैं, क्यों डैमेज हो रही है? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीमारी बनती है वो बीमारी बन जाती है हार्ट अटैक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं अटैक को हम बचा सकते हैं बट कार्डियक अरेस्ट को नहीं बचा सकते। हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है लेकिन कार्डियक अरेस्ट को नहीं बचाएंगे। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग टू एंड बीमारियां जो देखी, कई सारी बीमारी, एक बार मैं आपको रिव्यू देता हूँ बीमारी के लिए। नाम याद रखें कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले जो आपकी बीमारी थी वो थी हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। एंड देन हाइपरटेंशन के बाद हमारी सेकेंड डिसीज थी कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस यानी कि अथेरोस्क्लेरोसिस। सिम्टम था प्लग बन रहा था हमारे आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में। तीसरी बीमारी हम लेकर के आए थे एंजाइना पेक्टोरिस। तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड इसके बाद हम आए थे हार्ट फेलियर पे, इसे हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला था। तो हार्ट फेलियर इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड नहीं सप्लाई कर पाता हमारी बॉडी को। फिफ्थ पे पहुंचे तो हम पहुंचे थे कार्डियक अरेस्ट पे, जहां पर बचने की नाउम्मीदी होती थी और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डिस्टर्ब हो जाते थे जिस कारण हार्ट बीट इरेगुलर एंड आफ्टर सम टाइम हार्ट क्या होता था हमारा रुक ही जाता था, जहां हो गया चले गए। एंड इसके बाद हम पहुंचे थे हार्ट अटैक पे, जहां पर इसको सही करने की बात आई तो हमने इसको बाईपास सर्जरी के थ्रू सही भी किया है हमारे अटैक को, और आपको बताया कि कैसे बाईपास सर्जरी होती है। तो आपके हार्ट में किसी भी जगह की थिन आर्टरी को जोड़ दिया जाता है जहां पर ब्लॉकेज ना हो। अच्छा दिमाग लगाइए उन्होंने पैरों की ब्लड को क्यों लिया? क्योंकि जो आपकी पैरों की ब्लड वेसल्स आप सबसे ज्यादा चलना मूवमेंट बहुत करते हैं, चलेंगे तो ब्लॉकेज उस जगह नहीं बनेगा, क्योंकि जिस जगह पे जितना तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा वहां ब्लॉकेज नहीं बनता है। और इस तरीके से हमने अपने इस चैप्टर को अंजाम दिया और अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ चैप्टर को फिनिश किया। लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे चैनल को फॉलो करें फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, और हम ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे अपने लेक्चर्स के साथ। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।